नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस हिंदी आप लोगों के लिए एक नई पहल शुरू कर रहा है और वह है प्रमुख चर्चित स्थल। यानी यह साप्ताहिक समसामयिकी होगा जिसमें हम लोग एक सप्ताह के प्रमुख चर्चित स्थलों की चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो। तो इस तरह से यह चर्चित स्थल को आप लोग प्रायः कह सकते हैं कि परीक्षाओं में यह आते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग देखें, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यह हमारी पहल कैसी रही। तो दोस्तों, आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और यह टॉपिक है मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वनों का वितरण। उसी से संबंधित प्रश्न है। तो हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि यह जो मैंग्रोव फॉरेस्ट यह तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो यह कह सकते हैं इन्हें दलदली वन भी कहा जाता है। तो इन दलदली वनों की विशेषता यही है कि यह इनकी जो जड़ें हैं इनमें जो है श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। तो यह जो है बाहर आकर के स्वतंत्र कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी को यह पूरा करती हैं। तो यह कह सकते हैं पानी वाले क्षेत्र यानी जहां पर नदियों का डेल्टा होता है और यह समुद्री, तो इस तरह से कह सकते हैं कि नदियों का जल स्वच्छ जल ले आता है और कह सकते हैं समुद्री तट का जो जल है वह लवणीय जल होता है। तो वहीं पर यह उगते हैं। यह सुंदरवन जैसे आपने सुना होगा, तो वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष होता है, उसी के नाम पर सुंदरवन पड़ा है। तो सुंदरवन जो है बहुत कह सकते हैं कि विश्व के प्रमुख मैंग्रोव फॉरेस्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न यही है कि मैंग्रोव वन भारत के पूर्वी तट के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न यही आ रहा है कि अब बात आ रही है कि पूर्वी तट पर। हालांकि भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों पर यह मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। तो यह तटीय वन कह सकते हैं, तटों पर पाए जाने वाले, और यह कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, यह जल शोधन के कार्य में आते हैं और यह कह सकते हैं कि तटीय सुरक्षा को भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा 2004 में जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, तो उस सुनामी के दौरान यह मैंग्रोव फॉरेस्ट इन लहरों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इस तरह से जब ज्वार आते हैं, यह लहरें आती हैं, यह चक्रवात, इन सब से भी यह सुरक्षा प्रदान करते हैं यह मैंग्रोव वनस्पति। तो यह यहाँ पर अब बात की जा रही है कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो गंगा नदी का डेल्टा, तो गंगा नदी का डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा, तो यहाँ पर सुंदरवन निश्चित रूप से यह सही है। फिर कह रहा है पिचावरम, तो यह पिचावरम जो है यहाँ कावेरी नदी। अब देखिए यहाँ पर आप कावेरी नदी का उद्गम भी मानचित्र में जरूर देखिए कि यह कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है। तो यह कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पर तमिलनाडु के समीप गिरती है। तो यहीं पर पिचावरम जो है मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए यह जाना जाता है। यहाँ सघन वनस्पति मैंग्रोव की पाई जाती है, यह ध्यान रखेंगे। और फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, फिर देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो यह गोदावरी नदी कहाँ से आती है? महाराष्ट्र के त्रयंबक पठार से आती है। इसे मानचित्र में जरूर अंकित कीजिएगा। और यह आंध्र प्रदेश के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी तरह से कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के दक्षिण में महाबलेश्वर की चोटी सुना होगा, तो महाबलेश्वर चोटी को भी आप लोग मानचित्र में देखें। और यहाँ से सीधा यह जा करके बंगाल यानी गोदावरी डेल्टा के दक्षिण में यहीं बीच में आप देखोगे तो एक कोलेरू झील भी है, तो वह एक लैगून झील है और यहाँ पर ढेर सारे मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह भी क्षेत्र हो गया मैंग्रोव वनस्पति का। और तो यह दूसरा भी हो गया भितरकनिका। तो भितरकनिका जो है यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और यह रामसर स्थल भी है। तो रामसर कन्वेंशन तो जानते ही होंगे, आर्द्र स्थलों की सूची में यह सूचीबद्ध है और यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है भितरकनिका। तो यह महानदी का क्षेत्र, यहीं पर बैतरणी और ब्राह्मणी नदियां सुवर्ण रेखा, इनको क्रम से देखिएगा मानचित्र में जरूर। तो यह चारों कथन होगा, अतः आंसर डी हो गया।
अब इससे संबंधित मानचित्र में आइए देखते हैं। तो मानचित्र में देखिए दिया गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सुंदरवन डेल्टा है, यानी सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट। यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है और फिर जो है भीतरकनिका दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्षेत्र है, मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र। तो यह ध्यान रखेंगे, यह महानदी क्षेत्र, यहीं पर बैतरणी और ब्राह्मणी नदियां भी आती हैं। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में यह मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया था कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, हाँ, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं गोदावरी और कृष्णा डेल्टा। तो यहां पर कृष्णा नदी यानी ऊपर क्या हो गया गोदावरी और उसके दक्षिण में कृष्णा डेल्टा है। तो यहां पर भी मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इसके बाद है पिचवरम, यहां पर अवस्थित है, यह ध्यान रखेंगे, यहां पर भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और यह बात की जा रही है सिर्फ पूर्वी तट की, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इधर भी आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर भी अभी 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, सो 17 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, यह ध्यान रखेंगे। तो यह 17 वर्ग किलोमीटर में जो सबसे ज्यादा बढ़ा है इस बार कर्नाटक में बढ़ा है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो कर्नाटक वाला क्षेत्र कहां है, तो यहां पर क्षेत्र है, ठीक। उड़ीसा में भी बढ़ा है और अंडमान निकोबार में भी 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें जो बढ़ा है 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है। तो यह मानचित्र में इसे देखें जरूर। और यह तटीय क्षेत्रों में भी अब देखिए यहां पर 2-3 तरीके से मानचित्र को देखा जा सकता है, यानी कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट पर स्थित हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 9 राज्य हैं, फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली और यहां पर पुदुचेरी। अब पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी उत्तर से दक्षिण लगाने को आ जाए तो इसे जरूर आप लोग करें। तो जैसे माहे यनम, तो यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, कारिकाल और पुदुचेरी यह तमिलनाडु में है। इसे भी आप लोग एटलस जरूर रखें इस खबर को देखते हुए, यानी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो साथ में आप अपने एटलस जरूर रखें। इन लोकेशन के साथ साथ आप अपने से भी अन्य लोकेशन को भी ढूंढ सकते हैं। देखिए अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि म्यांमार का भी दिया है, यहाँ पे अराकान कोस्ट में भी पाया जाता है। तो म्यांमार कहाँ है, अराकान, तो अराकान योमा की पहाड़ियां भी हैं। इसी तरह से थाईलैंड का भी यहाँ पर दिया है। तो इस तरह आप मानचित्र में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लोकेशन को देखें, अन्य लोकेशन को भी आप देख सकते हैं। और इससे संबंधित यह प्रमुख तथ्य है, इसे जरूर देखेंगे कि अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मुख्य भूमिका 6907.18 किलोमीटर लंबी भारतीय तट रेखा में क्षेत्रीय कह सकते हैं कुछ क्षेत्रों में तटीय कटाव की स्थिति के अंतर्गत आता है। तो अब यह तटीय कटाव से क्या होगा, मैंग्रोव वनस्पतियां अवक्रमित होंगी कि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है, तो मानवीय हस्तक्षेप कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ध्यान रखिएगा झींगा फार्म, तो इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है। तो इसका उत्पादन करने के चक्कर में इन क्षेत्रों को यहाँ के जंगलों को हटाया जा रहा है और यहाँ पर इन्हें व्यवस्थित मतलब झींगा फार्म बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर नगरीकरण किया जा रहा है, यहाँ पर चावल यानी कृषि क्षेत्र में इसे डेवलप किया जा रहा है। यही सब कारणों की वजह से यह तटीय कटाव हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ग्रीन ग्रिड पहल। तो दोस्तों यह जो है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है परियोजना, यह कह सकते हैं। तो यह अक्षय ऊर्जा संसाधनों को जोड़ने के लिए वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र, तो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भारत द्वारा शुरू की गई यह पहल है। तो दोस्तों यहां पर यह देख सकते हैं भारत यूके समझौता COP26 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो यह पहल कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक लीडर प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो चीन का बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके प्रत्युत्तर में यह परियोजना महत्वपूर्ण कह सकते हैं भूमिका निभा सकती है। तो इसमें इससे संबंधित प्रश्न है, तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में भारत और यूके द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जिसे पहल कहते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड,
दोस्तों, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड से पूरा विश्व को देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी घोषणा की गई, यानी कि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को विश्व के कोने कोने पहुंचाया जाएगा। इसे स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग इतनी ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने कर दिया, जिसकी वजह से वैश्विक ऊष्मन की समस्या हो गई, यानी जलवायु परिवर्तन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। अगर इससे निपटना है तो हमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर आगे बढ़ना होगा, और इसमें भारत एक लीडर के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर रहा है। तो यह पहल है, इसी संबंधित है। तो कौन सा गलत है? तो यह पहला तो सही है, तो यह गलत नहीं है। भारत और यूके जो है पहल की वजह से यह इसमें घोषणा की गई, इस वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। यह भी कथन सही है, गलत नहीं है। दोस्तों, यह त्रिपक्षीय कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा यह इस पर कह सकते हैं यह समर्थित है। तो यह भी सही है। इसका उद्देश्य 3 चरणों में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है यह पहल, यानी भारत पड़ोस पहले की नीति। अब देखिए, पहले चरण में किसको रखा गया है? पहले चरण में यहां पर मध्य पूर्व यानी सेंट्रल ईस्ट और दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया के हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें रखा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले चरण में हमारे पहले पड़ोस पहले की नीति। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में भी वैक्सीन पहले अपने पड़ोसी देशों को दिया गया, फिर उसके बाद उसी तरह से यह ग्रिड का परिचालन जब स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहला चरण में किसको रखा गया है? अपने पड़ोसियों को रखा गया है, यानी दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों को। तो इन्हें हम मानचित्र में देखेंगे, और इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया को पहले चरण में इस ग्रिड से जोड़ा जाएगा। दूसरा चरण में अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका का चयन क्यों किया गया है? क्योंकि चीन, अभी आपने देखा होगा, जिबूती में अपना बेस बना लिया है। चीन जो है अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में, जैसे बोत्सवाना है, कांगो है, वहां पर टंगस्टन पाया जाता है, तो वहां पर उसने बहुत सारा निवेश कर रखा है। तो ऐसे में भारत उसके प्रत्युत्तर में इस ग्रिड के माध्यम से अफ्रीका महाद्वीप को अपने साथ लाने का प्रयास करेगा, और इस तरह से हिंद महासागर में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएगा। तो यह भी दूसरा, यह हो गया। तीसरा है, तीसरे चरण में हमने रखा है वैश्विक इंटरकनेक्शन, यानी वैश्विक अंतर संबंध, यानी कि विश्व के फिर अन्य क्षेत्रों को इस ग्रिड से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, यह तीनों कथन सही है, गलत नहीं है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप मानचित्र में देखेंगे तो यह भारत है, भारत के पड़ोसी देश यानी दक्षिण एशिया के देश नेपाल, भूटान, यहां पर श्रीलंका, मालदीव, यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान, और दक्षिण पूर्व एशिया ये आसियान देश हैं, इन्हें पहले रखा है। फिर उस यहां पे सेंट्रल ईस्ट में जैसे यहां पर आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हाँ, इन्हें मानचित्र में देखिए, इनकी राजधानियों को ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, उत्तर से दक्षिण लगाइए। और फिर जो है दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप को रखा गया है, और तीसरे चरण में क्या है? फिर तीसरे चरण में विश्व को इस ग्रिड से जोड़ा जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। तो द सन नेवर सेट्स, यानी सूर्य कभी डूबता नहीं है, उस परिकल्पना पर इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। OSOWG यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस तरह से यह योजना के माध्यम से SDG गोल यानी सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक पाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन? OSOWOG। तो यह भी महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, अल नीनो और ला नीना। दोस्तों, यह जो है जलवायु विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी एल नीनो और ला नीना। दोस्तों, यह कह रहा है कि कोई एल नीनो नहीं, यानी एल नीनो नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। एल नीनो जब जब आता है तो भारत में सूखा पड़ता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एल नीनो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, कि भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कृषि का है। भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है भारत की कृषि को, और भारत की कृषि मानसून
कह सकते हैं जुआ है। मानसून अगर समय पर आता है तो भारत की कृषि अच्छी होती है, और भारत की कृषि अच्छी होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। तो ऐसे में इस बार एल नीनो आने की संभावना नहीं है, तो इस तरह से मानसून अच्छे समय पर आएगा। दोस्तों, तो यहां पर प्रश्न यही है कि दुनिया भर में भारतीय मानसून और मौसम प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला अल नीनो और ला नीना घटनाएं किस क्षेत्र में बताई गई हैं। दोस्तों, एल नीनो की घटना जब पेरू के तट पर होती है, ध्यान रखिएगा, तो पेरू के तट पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू के पश्चिमी तट पर होती है। यह पूरा प्रशांत महासागर है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर तो खूब वर्षा होती है, यहां पर लो प्रेशर इतना जबरदस्त क्रिएट होता है, निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है, जिसकी वजह से यहां देख सकते हैं कि जो गर्म जलधाराएं हैं, हवाओं के माध्यम से ये जलधाराएं अंदर जो ठंडा जल है उसको, ठंडे जल को ऊपर ला देती हैं, तो इसमें उद्वेलन होता है ऐसे। तो इस तरह से ठंडा जल ऊपर आकर के और पूरा गर्म हो जाता है, तो यहां तापमान अधिक हो जाता है, लो प्रेशर अधिक, मतलब कह सकते हैं लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, निम्न वायु दाब का केंद्र, जिसकी वजह से यहां पर भीषण वर्षा होती है। और दोस्तों, यहां की जो जंतु और वनस्पतियां हैं वह सब नष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि एल नीनो सर्वप्रथम कब पाया गया। एल नीनो जब मछुआरे लोगों ने देखा कि यहां पर मछलियां मरी पड़ी हैं, यहां एंकोवी नामक मछली पाई जाती है, तो यह तटीय क्षेत्र पूरा ब्लैक हो गया था। तो यह पता लगाया गया कि यह किसकी वजह से हो रहा है, तो एल नीनो जलधारा की वजह से हो रहा है। तो एल नीनो जब आता है तो यहां पर बाढ़ आती है, लेकिन यह आगे बढ़ते बढ़ते लो प्रेशर क्या है, कमजोर पड़ने लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत पहुंचते पहुंचते तो इन सब क्षेत्रों में यह सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं। तो अब देखिए, आप इसमें आसानी से आप इस क्षेत्र को पता कर सकते हैं कौन सा क्षेत्र होगा। तो पेरू का तट, यानी यहां पर इसी से मिल गया पेरू का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट ये पूरा है, और इस तरह से भूमध्य रेखीय प्रशांत, ये पूरा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है कि नहीं, ऊपर वाला भाग। तो यह जो है, तो अतः उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह मानचित्र से आप देखेंगे कि पेरू का तट कहां है, इक्वाडोर से नीचे पेरू पड़ता है, और यहीं एल नीनो गर्म जलधारा, और ला नीनो जब आता है तो ठंडा हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं ला नीनो आता है तो भारत में वर्षा होती है, अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है ला नीना, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया में भी वर्षा कराता है ला नीना, यहां देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, और इसमें भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल स्थिति में यह स्थिति रहती है। अल नीनो आता है तो यहां पर ये देख रहे हैं ना, दिखा रहा है इस क्षेत्र, और यह क्षेत्र सूखा प्रवणित क्षेत्र हो जाता है, और यह क्षेत्र यहां पर ला नीना आता है तो यहां सूखा रहेगा और यहां पर वर्षा होगी, साथ साथ अपने भारत में भी वर्षा होती है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है, इसे आप जलवायु विज्ञान में जरूर देखे होंगे। इन्हें मानचित्र के माध्यम से देखें कि किस तट पर एल नीनो आता है, या एल नीनो जलधारा कहां बहती है, किस महासागर में बहती है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। अब बढ़ते हैं हाथी गलियारा। दोस्तों, यह राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी जो है हमारा विरासत पशु है। तो वन्य जीव संशोधन जो हुआ है अभी हाल ही में, तो उसमें इसकी चर्चा की गई है कि जो व्यक्ति जिसको स्वामित्व, जिसको प्रमाण पत्र है, तो इसके परिवहन और स्थानांतरण कर सकता है। तो उसमें यह जोड़ा गया है संशोधन में। तो पिछले 4 महीने से यह प्रस्ताव लाया गया है, 2021 में संशोधन किया जा रहा है वन्य जीव संरक्षण संशोधन में। तो यहां पर प्रश्न यही है कि कौन सा कथन सही है। तो भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या असम में है। तो दोस्तों, यह कथन क्या सत्य है? अगर आप लोगों ने 2017 का हाथियों की गणना 2017 के आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है, ये ध्यान रखेंगे। तो यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, भारत के उत्तर पूर्व की तुलना में दक्षिण भारत में हाथी अधिक हैं। अब देखिए, कर्नाटक हो रहा है तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत में एक हम एजम्पशन कर सकते हैं, तो यह कथन सत्य हो जाता है। फिर भारत के उत्तर पूर्व में निर्दिष्ट हाथी गलियारों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखिए, यहां पर आप मान लीजिए कि यह फैक्चुअल है, नहीं याद आ रहा है, तब ऐसे में अगर आपने सिर्फ 2 को पकड़ लिया तो इस उत्तर को आप आसानी से हल कर सकते हैं। 2 किसमें है, ए में नहीं है तो यह नहीं होगा, बी में है लेकिन 1 आपको पता था तो यह नहीं होगा,
सी में है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो 2 में है तो इसका मतलब तीसरा भी सही है। सबसे अधिक कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, 58 कॉरिडोर बनाए गए हैं, तो अतः आंसर 2 और 3 होगा। तो आइए इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। तो वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2017 का जो सेंसस है उसके आधार पर भारत में 27,000 से अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक साउदर्न रीजन यानी दक्षिण भारत में पाई जाती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाई जाती हैं हाथियां। यहां पर देख सकते हैं 6,000 हाथी पाए जाते हैं। फिर जो है उसके बाद केरल की स्थिति है, तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में भी आ जाए तो टॉप 3 याद रखिए, ऐसे भी आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात की जाती है तो सबसे ज्यादा असम में हाथियों की संख्या है 5,500 से अधिक, तो यह ध्यान रखेंगे। फिर नॉर्दर्न रीजन में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 2,000 है, यानी उत्तर भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या अगर कहीं है तो उत्तराखंड में है। इसी तरह से सेंट्रल रीजन में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहां है, उड़ीसा में है। तो ऐसे ही आप लोग इसको ध्यान रखें, थोड़ा सा तथ्यात्मक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो यह नॉर्थ वेस्ट रीजन है, तो यहां पर 1500 हाथी हैं, तो जिसमें 8 कॉरिडोर हैं। तो यानी सबसे कम अगर बात की जाए कॉरिडोर की संख्या अगर देखा जाए तो सबसे कम उत्तर पश्चिम में है, और सबसे अधिक कॉरिडोर हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में 58 कॉरिडोर हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ईस्ट एंड सेंट्रल यानी पूर्व एवं मध्य, यहां पर 54 कॉरिडोर हैं और 46 कॉरिडोर साउथ में हैं। तो ऐसे मानचित्र के माध्यम से अगर इसको पॉइंट आउट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। और यहां पर देख सकते हैं यहां एलिफेंट कॉरिडोर यह सबसे ज्यादा मेघालय में है, यहां इस आंकड़े के आधार पर भी देख सकते हैं। और इस तरह से भी देखिए कहां कहां कॉरिडोर में दक्षिण भारत में जो समस्याएं हैं थ्रीड्स टू एलिफेंट कॉरिडोर्स, तो इसमें देख सकते हैं कॉमर्शियल प्लांटेशन, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड टूरिज्म एक्टिविटी, इन तीनों की वजह से मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं हाथियों का जो है व्यापार के दृष्टिकोण से इसका लोग जो शिकारी लोग होते हैं इनका शिकार करते हैं और इन्हें मारा जाता है। रिपोर्ट आई है तमिलनाडु में पिछले कुछ वर्षों में 11 हाथियों को मार दिया गया। केरल की घटना आप लोगों ने देखा ही होगा कि वह गर्भवती हाथी थी, उसके मुंह में बम डाल दिया गया खाने की जगह। तो इस तरह की यह घटनाएं हो रही हैं। और भी जो प्रोजेक्ट हैं जैसे सड़कें बनाई जा रही हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, मेट्रो का निर्माण है, रेलवे का निर्माण, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सब जो है इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। अब दक्षिण भारत में भी देखा जाए तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी और नीलगिरी क्षेत्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 एलिफेंट कॉरिडोर है। तो अब दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो अलग अलग इस तरह से दे सकता है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट। तो अब देखिए ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक, वहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो यह नीलगिरी ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पर 20 कॉरिडोर बनाए गए हैं। नीलांबुर और सैलेंट वैली, अब देखिए शांति घाटी कहाँ है, यहाँ केरल में है, तो शांति घाटी, तो यहाँ पर 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं। एक कॉरिडोर पेरियार और अगस्त मलाई क्षेत्र में, पेरियार नदी भी है, नेशनल पार्क भी है जो कि हाथियों के लिए जाना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और अन्नामलाई पराम्बिकुलम यहाँ पर है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, इसे भी मानचित्र में जरूर देखिएगा। हाँ, 2695 मीटर यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से इसे देखें। और यहां पर कुछ आंकड़े हैं, ये फैक्चुअल है, इन्हें जरूर देखें। सबसे अधिक कॉरिडोर अगर देखा जाए भारत में किस राज्य में है तो वह मेघालय में है, 26 कॉरिडोर है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से इंटर स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा झारखंड, उड़ीसा, 8 कॉरिडोर हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल कॉरिडोर की बात किया जाए तो 6 कॉरिडोर इंडो और बांग्लादेश यानी भारत बांग्लादेश के मध्य में है, तो इसे ध्यान रखेंगे। यहां पर रीजन वाइज भी दिया गया है, इन्हें जरूर देखें। अब बढ़ते हैं
सोलोमन द्वीप के बारे में। यह प्रस्तावित चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौता यह लीक हो जाने की वजह से चर्चा में है। तो दोस्तों यहां पर हमको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि यह एक तरह से देखा जाए तो सोलोमन द्वीप इस समय वैश्विक शक्तियों की नजर इस द्वीप पर पड़ी है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से यह सभी प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। तो यहां पर पहले प्रश्न को देखते हैं, ये कहां अवस्थित है। तो सोलोमन द्वीप कहां स्थित है? कैरेबियन सागर में, भूमध्य सागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में? तो दोस्तों यह जो है चीन अगर यहां पर बेस बनाना चाह रहा है, यह समझौता के माध्यम से पुलिस व्यवस्था देना चाह रहा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी लेना चाह रहा है, व्यापार के दृष्टिकोण से, तो यह चीन के यहाँ पर हित है। तो निश्चित रूप से यह जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने नाराजगी जताई है, न्यूजीलैंड ने नाराजगी जताई है, तो जाहिर सी बात है कि उसके नजदीक ही कहीं है। तो यहाँ मानचित्र में अगर हम लोग देखते हैं तो यह है सोलोमन द्वीप। इधर पापुआ न्यू गिनिया आप देख सकते हैं, वनवातु इसके बीच में अवस्थित है। और दोस्तों यह इसे कह सकते हैं ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। यह राष्ट्रमंडल देश है, स्वतंत्र देश है। 1978 में ब्रिटिश उपनिवेश था, तो 1978 के बाद इसको स्वतंत्रता मिली। यहां के प्रधानमंत्री हैं मनेसे सोगावारे। तो यह जो है इनका झुकाव चीन की तरफ अधिक है। विपक्ष का यह कहना है कि चीन ने इन्हें रिश्वत दे दी है, जिसकी वजह से यह चीन का पक्ष ले रहे हैं। तो यही कारण है कि वहां विपक्ष और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा यहां पर दंगे भड़काए जा रहे हैं। यह आसान क्षेत्र हो गया है और ऐसे में यह सुरक्षा समझौता की बात आते ही अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यहां पर लकड़ी उद्योग, टिम्बर उद्योग, यह सब महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चीन यहां के माध्यम से या ऑस्ट्रेलिया और इन पर अपना कह सकते हैं। और चीन यहां पर क्यों रुचि दिखा रहा है, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है AUKUS समझौता। तो दोस्तों AUKUS समझौता आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ था। तो उसी के प्रत्युत्तर में चीन ने जो है यहां पर अपना बेस बनाने की सोच रहा है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहां पर लगातार सोलोमन द्वीप की सहायता करता आ रहा है, बिना शर्त सहायता करता है। तो ऐसे में यह जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय है, भारत के लिए भी चिंता का विषय है, और न्यूजीलैंड ने भी नाराजगी जताई है। तो इस तरह से अब अमेरिका फिर से 1993 के बाद यहां पर अपना दूतावास खोलने की इच्छा जाहिर की है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि राजनीति का केंद्र हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि भू राजनीति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सोलोमन द्वीप। तो यहां पर देख सकते हैं इसकी राजधानी होनियारा है और यह ओशिनिया द्वीप के अंतर्गत आता है। तो ओशिनिया द्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के समूह को ओशिनिया कहा जाता है। और इसमें माइक्रोनेशिया, याद रखेंगे, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया। तो दोस्तों यह सोलोमन द्वीप मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि यहाँ पर पाए जाने वाले लोगों की त्वचा का रंग काला होता है। तो यहाँ पर मेलानोडर्मिक होने की वजह से यह मेलानेशिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस तरह से अब आज का अंक यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि यह पहल आप लोगों को अच्छी लगेगी, और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यह साप्ताहिक समसामयिक जो कि चर्चित स्थलों पर ही यह केंद्रित रहेगा, और यह आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।